गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम केमिस्ट्री 2020 का पेपर डिस्कस करेंगे जो कि 2020 में आया था। सबसे पहला क्वेश्चन था, हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक संक्रमणों से बनी स्पेक्ट्रमी रेखाओं की एक श्रेणी से बना होता है और यह पराबैंगनी क्षेत्र से अवरक्त क्षेत्र तक फैलता है। स्पेक्ट्रमी रेखाओं की कौन सी श्रेणी बनती है जब इलेक्ट्रॉन संक्रमण उच्च ऊर्जा स्तर से n=3 में जाता है? तो याद रखना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हमें ध्यान देना चाहिए। ये कह रहा है कि उच्च ऊर्जा स्तर से आ रहा है, किस में आ रहा है? n=3 में। तो मैं आपको एक कंसेप्ट बता देता हूँ। जो सीरीज होती है, सीरीज कौन कौन सी होती है? सबसे पहली लाइमन सीरीज। कौन सी? लाइमन। ठीक है, लाइमन के लिए क्या होगा? n1 की वैल्यू 1 होती है और n2 की वैल्यू क्या होगी? 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है। दूसरी वाली होती है बामर श्रेणी। कौन सी? बामर। बामर श्रेणी के लिए क्या होगा? n1 का मान कितना होगा? 2 और n3 का मान क्या होता है यहाँ पर? 3, 4, 5, 6, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। फिर मैं बात करूँगा यहाँ पर पाश्चर की। किसकी बात करूँगा? पाश्चर की। जो पाश्चर श्रेणी होगी उसके लिए n1 का मान कितना होता है? 3 और n2 की वैल्यू क्या होती है? 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट डॉट, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ पाश्चर के बाद ब्रैकेट श्रेणी होती है। कौन सी? ब्रैकेट। ब्रैकेट के लिए क्या होगा? n1 का मान 4, n2 का मान क्या होगा? 5, 6, 7, 8 डॉट डॉट डॉट, कुछ भी हो सकती है। ठीक है। और फुंड श्रेणी, लास्ट वाली श्रेणी कौन सी होती है? फुंड। ठीक है। तो फुंड श्रेणी में n1 का मान कितना होता है? 5 होगा और बाकी की n2 का मान क्या होगा? 6, 7, 8, 9। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि जो लाइमन सीरी जो बामर श्रेणी है, बामर श्रेणी किस में आती है? जो बामर श्रेणी आती है केवल दृश्य प्रकाश में। बामर श्रेणी किस में आती है? विजुअल लाइट में। और बाकी की जो पाश्चर, ब्रैकेट और फुंड, पाश्चर, ब्रैकेट एवं फुंड, ये सभी आती है इंफ्रारेड में। ठीक है। और लाइमन सीरीज किस में आती है? अल्ट्रावायलेट में आती है। ठीक है। अब याद रखना, इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? उच्च ऊर्जा स्तर से n=3 में जा रहा है। तो n1 का मान कितना है? यहाँ पर 3 है। n1 का मान क्या होगा? 3 और n2 का मान कितना होगा? हाई एनर्जी लेवल बोल रहा है वो, हम कह सकते हैं 4, 5, 6, 7, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? पाश्चर श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। एक परमाणु से दूसरे गैसीय परमाणु में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से एक आयनिक बंध बनता है। निम्न में से कौन सा एक कथन एक स्थिर आयनी आबंध के निर्माण की स्थितियों की सही ढंग से व्याख्या नहीं करता? ध्यान रखना, एक आयनिक बंध बनाने के लिए, ठीक है, उसकी व्याख्या नहीं कर रहा। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? निर्मित आयन ठोस अवस्था में आयन युग्मों के रूप में एक साथ रखे जाते हैं। ठीक है। सेकंड ऑप्शन, धनायन बना रहे परमाणु की आयनीकरण एंथैल्पी कम होनी चाहिए। थर्ड ऑप्शन, ऋणायन बना रहे परमाणु की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या हम लब्धि एंथैल्पी अत्यधिक ऋणात्मक होनी चाहिए। फोर्थ ऑप्शन है, जालक एंथैल्पी बहुत कम होनी चाहिए। तो याद रखना, क्या कह रहा है वो? एक गैसीय परमाणु में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से एक आयनिक बंध बनता है और आयनिक बंध के लिए जो जालक ऊर्जा होती है वो कम से कम होना चाहिए। यही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? डी रैली इज करेक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। हाइड्रोजन परमाणु के बोहर मॉडल में किसी भी स्थायी अवस्था में इलेक्ट्रॉन के एक निश्चित ऊर्जा मान से संबंधित होता है। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी जब वह नाभिक से अनंत दूरी पर जाता है? तो ठीक है, क्या कह रहा है वो? इन द बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन इन एनी स्टेशनरी स्टेट इज एसोसिएटेड विद ए डेफिनिट एनर्जी वैल्यू। व्हाट वुड बी ए एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट्स इन्फिनिट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस? न्यूक्लियस से अनंत दूरी पर उसकी एनर्जी कितनी होगी? फर्स्ट ऑप्शन अनंत, सेकंड ऑप्शन 0, थर्ड ऑप्शन -का 0.5,
4×10⁻18 और फोर्थ ऑप्शन है -2.18×10⁻18 जूल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है कितनी होगी? 0। ध्यान रखना, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन से मतलब परमाणु है, एक परमाणु की नाभिक होगा, नाभिक की चारों तरफ क्या होंगी? कक्षाएं होंगी। उस नाभिक से अनंत दूरी पर हमने क्या पूछी? ऊर्जा पूछी है किसी भी इलेक्ट्रॉन की। नाभिक से जब भी अनंत दूरी पर पूछा जाता है तो उसकी एनर्जी हमेशा कितनी आती है? 0 आती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। उपसय संयोजी आबंधों को दाता आबंध भी कहा जाता है। जो दाताग्राही प्रकार के आबंध होते हैं, निम्न प्रजातियों में से एक में एक उपसय संयोजी आबंध नहीं है, उसे पहचानिए। फर्स्ट ऑप्शन NH4+, सेकंड ऑप्शन NH3.BF3, थर्ड ऑप्शन H3O+, और फोर्थ ऑप्शन है OF2। इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? OF2। ध्यान रखना, इसमें कौन सा बॉन्ड नहीं होता है? उपसय संयोजी बंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं पाया जाता, इसके द्वारा दर्शाया जाता है। और उपसय संयोजी बंध में याद रखना, एक ही परमाणु के द्वारा दोनों लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? डी दिल्ली इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। एक एरोमेटिक यौगिक X एक एल्काइन के बहुलक अवक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। जब इसे 873 केल्विन पर लाल गर्म ले जाया जाता है तो निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में मिथाइल क्लोराइड के साथ अपक्रिया पर X एक उत्पाद Y देता है जो कि बेंजोइक अम्ल देने के लिए KMnO4 के साथ ऑक्सीकरण से गुजरता है। देखो, ध्यान रखना, इस टाइप का जब क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें क्या करना है? एक एरोमेटिक यौगिक है X, ठीक है, एक एल्काइन के पॉलीमराइजेशन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। अब एल्काइन मान के चलो, मैंने यहाँ पर क्या ले ली? एसिटिलीन ले ली। क्या ले ली? एसिटिलीन। अब एसिटिलीन का मैं पॉलीमराइजेशन करता हूँ, रेड हॉट ट्यूब में करता हूँ, तो क्या बनता है? बेंजीन बनता है, C6H6 बनता है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि 873 केल्विन में लाल तब गर्म किया जाता है तो क्या बन रहा है? बेंजीन बनेगी। और जो कि निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में मिथाइल क्लोराइड के साथ क्रिया कराएंगे। यदि मैं CH3Cl से क्रिया कराऊंगा तो पहले बनेगा टोलुइन। क्या बनेगा? टोलुइन। और इस टोलुइन का जब मैं ऑक्सीकरण करता हूँ, टोलुइन का जब भी मैं ऑक्सीकरण करूँगा तो क्या बनता है तुम्हारा? बेंजोइक अम्ल बेंजोइक एसिड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो हमें वो कंपाउंड पहचानना है कौन सा होगा। एक्स जो होगा, एक्स क्या होगा? C6H6 मतलब बेंजीन होगा। मतलब हम कह सकते हैं एक एरोमेटिक एक्स है, मतलब जो कि एल्काइन मतलब एसिटिलीन का पॉलीमराइजेशन से क्या बनेगी? बेंजीन। और बेंजीन का हम क्या करेंगे? मेथाइल क्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं तो बनेगा टोलुइन। और टोलुइन की क्रिया हम KMnO4 से कराते हैं तो क्या बनता है? बेंजोइक एसिड बनता है। ठीक है, तो हम एक्स को पहचान सकते हैं, तो एक्स क्या होगा हमारा? बेंजीन होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्या आंसर होगा इसका? बी बॉम्बे इज करेक्ट। टोलुइन होगा नहीं, जाइलिन होगा नहीं, ऑर्थोजाइलिन होगा नहीं। क्लियर? टोलुइन का सूत्र आप सबको पता होना चाहिए, क्या होता है? बेंजीन रिंग के ऊपर एक CH3। ठीक है, ये होता है हमारा टोलुइन। और जाइलिन का सूत्र पता होना चाहिए, ये कह रहा है पैराजाइलिन CH3, और यहाँ पर भी क्या होगा? CH3, ये होगा पैराजाइलिन। ऑर्थोजाइलिन क्या होगा? ये हमारा ऑर्थोजाइलिन होगा, यहाँ पर CH3 होगा, यहाँ पर भी CH3 होगा। ठीक है, ये हमारा ऑर्थोजाइलिन होगा, ये हमारा पैराजाइलिन होगा। ठीक है, और ये हमारा टोलुइन होगा। ठीक है, और बेंजीन का तो आपको सबको पता रहता ही है, क्या होता है बेंजीन का? ये होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होगा? बेंजीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। दूध के दही में परिवर्तन में किस किस तरह का किण्वन होता है? एसिटिक अम्ल किण्वन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का किण्वन, एल्कोहलिक किण्वन, या लैक्टिक एसिड किण्वन। मतलब व्हाट काइंड ऑफ फर्मेंटेशन अकर्स इन द कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड? एसिटिक एसिड फॉर्मेशन फर्मेंटेशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड फर्मेंटेशन, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो याद रखना, दूध से जब दही में कन्वर्ट होता है तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहा जाता है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? डी दिल्ली इज करेक्ट होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
कार्बोक्सिलिक अम्ल सबसे अम्लीय कार्बनिक यौगिक में से एक है। वे प्रयोगशाला में सरल विधियों द्वारा तैयार किया जा सकता है। एथेनोइक अम्ल उत्पन्न करने के लिए नीचे दी गई अपक्रिया में उपयोग किए गए एक्स को पहचान करें। यहाँ पर क्या लगा है, एक्स एक कंपाउंड दिया है जिसे कि क्रिया तनु HCl से कराई। फिर बाय भी एक कंपाउंड दिया है दूसरा जिसकी क्रिया तनु HCl से कराई। तो हमें कंपाउंड और बन क्या रहा है, हमारा एसिटिक अम्ल प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है, हमें एसिटिक अम्ल प्राप्त हो रहा है। तो याद रखना ये हमारे पास क्या होगा, इथेन नाइट्राइल होगा। क्या होगा, CH3CN होगा एक्स कंपाउंड। क्या होगा, CH3CN होगा। ठीक है, जब भी हम इसका तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त किस में कन्वर्ट हो रहा है, जो पहले HCl तनु HCl की प्रेजेंस से क्रिया करा रहे हैं और लास्ट में क्या होगा, CH3COOH प्राप्त होगा। तो याद रखना जब भी हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराएंगे तो पहले हमें क्या मिलेगा, CH3CHO। पहले हमें क्या मिलेगा, CH3CHO। और दोबारा यदि हम तनु HCl से क्रिया कराते हैं तो क्या मिलेगा, हमारा CH3COOH। क्लियर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, डी दिल्ली इज करेक्ट होगा। ठीक है, अम्लीय कार्बनिक यौगिक में से एक है प्रयोगशाला में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, ये दोबारा हो गया। अगला क्वेश्चन है, एमिनो अम्ल प्रोटीन अणुओं के खंड हैं, निर्माण खंड हैं। इनमें से COOH और NH2 और अल्फा कार्बन से जुड़ी पार्श्व श्रृंखला R होती है। RCH सिंगल बॉन्ड NH2 सिंगल बॉन्ड COOH, इनमें से किसमें एमिनो अम्ल इंगित करता है। तो याद रखना R जो समूह होता है, फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, R सिंगल बॉन्ड CH2PH। सेकेंड ऑप्शन R डबल बॉन्ड CH3 का होल ट्वाइस। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, R बराबर सिंगल बॉन्ड H। और फोर्थ ऑप्शन है R सिंगल बॉन्ड बराबर सिंगल बॉन्ड CH3। तो R यहाँ पर किसको इंगित करेगा, यहाँ पर R हाइड्रोजन को इंगित करेगा। ठीक है, हाइड्रोजन को इंगित करेगा, तभी ये कैसा है, सिंपल अमीनो अम्ल को इंगित करेगा, सरल अमीनो अम्ल। और सरल अमीनो अम्ल कौन सा होता है, CH3CHOH, CH3CHNH2 सिंगल बॉन्ड COOH। ठीक है, सबसे सिंपल। तो क्या आंसर होगा इसका, सी इज करेक्ट होगा। आर यहाँ पर किसको इंगित करेगा, एच को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा हम, आणविक सूत्र C6H12 के एक संतृप्त चक्रीय हाइड्रोकार्बन X में शाखाओं के रूप में एक मिथाइल समूह है, निम्न में से कौन सा एक यौगिक को दर्शाएगा। तो याद रखना सबसे कह रहा है, वो आपको दे रखा है C6H12 के संतृप्त चक्रीय हाइड्रोकार्बन X में शाखाओं के रूप में एक मिथाइल समूह है। ध्यान रखना जब ये शाखाएं हैं तो याद रखना कितने कार्बन, टोटल कार्बन है 6। टोटल कार्बन कितने हैं, 6 हैं। 6 कार्बन होंगे तो याद रखना यहाँ पर क्या समूह होगा, एक CH3 ग्रुप होगा। और ये साइक्लो एल्केन है, साइक्लो एल्केन है तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड नहीं होगा। तो क्या हम कह सकते हैं, साइक्लोपेंटेन। क्या होगा ये, साइक्लोपेंटेन। ये हमारा क्या होगा, साइक्लोपेंटेन। तभी तो हम कह सकते हैं कि इसमें क्या है, एक CH3 ग्रुप जड़ा हुआ है चक्र के इस रिंग के ऊपर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, डी दिल्ली इज करेक्ट होगा। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, साइक्लोपेंटेन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या आंसर होगा, सी इज करेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जरा हम, कोलॉइडों को थोड़ी अधिक मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट डाल करके स्कंदित किया जा सकता है जब वे विस्थानीकृत होते हैं और कोलॉइडों को कण अपक्षेप बनाने के लिए एकत्र हो जाते हैं। FeOH का होल ट्राइस 16 इलेक्ट्रोलाइटों को डालकर स्कंदित किया जा सकता है। निम्न में से इलेक्ट्रोलाइटों में उपस्थित आयनों की स्कंदन शक्ति का सही क्रम दर्शाता है जिसका उपयोग उसे स्कंदित करने के लिए किया जाता है। तो याद रखना स्कंदन का जो क्रम होता है वो जितना ज़्यादा आवेश होगा उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, स्कंदन क्षमता समानुपाती होती है आवेश की मात्रा। तो जिस पर आवेश की मात्रा ज़्यादा होगी उसकी स्कंदन क्षमता सबसे अधिक होगी, और जिस पर आवेश की मात्रा कम होगी उसकी स्कंदन क्षमता कम होगी। याद रखना कोआगुलेशन पावर और कोआगुलेशन वैल्यू ये दोनों अलग अलग होती हैं। स्कंदन क्षमता
किसके आवेश के समानुपाती होगा, चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है, जबकि इसके अंदर मान आवेश के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, डी दिल्ली इज करेक्ट होगा। किसमें सबसे ज़्यादा आवेश है, PO4 में 3 नेगेटिव, SO4 में 2 नेगेटिव और Cl में 1 नेगेटिव है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी दिल्ली इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। प्राकृतिक रूप में उपस्थित खनिज और अयस्क भूपर्पटी में पाए जाते हैं और प्रकृति में इनकी प्रचुरता भिन्न होती है। गलत कथन को चयन कीजिए। प्लेटिनम और गोल्ड आर कॉल्ड नेटिव एलिमेंट्स। प्लेटिनम और गोल्ड Au को मूल तत्व कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन कहा गया है। धातु हैलाइड अयस्क मुख्य रूप से महासागरों और समुद्रों में पाए जाते हैं। ठीक है। थर्ड ऑप्शन कहा गया है सभी खनिज अयस्क होते हैं लेकिन सभी अयस्क खनिज नहीं होते। फोर्थ ऑप्शन है सिलिकॉन संयुक्त अवस्था में ऑक्साइड और सिलिकेटों के रूप में पाया जाता है। तो याद रखना क्या कह रहा है, सभी खनिज अयस्क होते हैं। ध्यान रखना ये कथन गलत है, सभी अयस्क खनिज होते हैं न कि अयस्क सभी खनिज। ध्यान रखना सभी अयस्क खनिज होते हैं, खनिज सभी अयस्क नहीं होते। ये बात याद रखना। ये लाइन का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी इज करेक्ट होगा इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, हमें गलत कथन छांटना है। जबकि सही क्या होता है, सभी अयस्क खनिज होते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, ये इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब। एक कार्बनिक यौगिक समझौता की परिघटना को प्रदर्शित करता है। नीचे दिए गए यौगिकों में से उस दो की पहचान कीजिए जो प्रकार्यात्मक समझौता की परिघटना को प्रदर्शित करते हैं। W कह रहा है ब्यूटेन 2 ऑन, X कह रहा है ब्यूटेनोइक एसिड, Y कह रहा है मिथाइल प्रोपेनोइट और Z कह रहा है पेंटेन 2 ऑन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन Y एंड Z, सेकंड ऑप्शन W एंड Y, थर्ड ऑप्शन X एंड Y, फोर्थ ऑप्शन है X और W। X क्या कह रहा है वो, ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, और Y क्या कह रहा है वो, मिथाइल प्रोपेनोइट। तो याद रखना अम्ल और ईस्टर, यहाँ पर कौन बन रहा है, अम्ल एवं एस्टर, इनमें क्रियात्मक समानता पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी इज करेक्ट होगा। ठीक है, क्या आंसर होगा, सी इज करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। रासायनिक रूप से बायोगैस एक जैव ईंधन है जिसका कैलोरी मान उच्च होता है। प्रमुख घटक के अलावा अन्य घटक CO2, H2, H2S और नाइट्रोजन है। बायोगैस के मुख्य घटक की पहचान कीजिए। याद रखना क्या दिया क्वेश्चन, केमिकली बायोगैस इज बायोफ्यूल विच हैज हाई कैलोरीफिक वैल्यू apart from the major component. The other components are CO2, H2, H2S and nitrogen. Identify the major component of biogas. First option butane gas, second option propane gas, थर्ड ऑप्शन ईथेन गैस, फोर्थ ऑप्शन है मीथेन गैस। तो बायोगैस का जो मेन कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, मीथेन गैस होता है। क्या होता है, मीथेन गैस। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है गोबर गैस में क्या कौन सी गैस होती है, मीथेन गैस होती है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है धान के खेतों में भी कौन सी गैस पाई जाती है, मीथेन गैस पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, मीथेन गैस इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एथीन ठंडे क्षारीय KMnO4 के साथ अपक्रिया से गुजरती है और उत्पाद X देती है। तो उत्पाद X क्या होगा, एथीन ठंडे KMnO4 से क्रिया करा रहे हैं। याद रखना जब भी एथीन की क्रिया, ये हमारा एथीन का सूत्र क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसकी क्रिया मैं KMnO4 से कराऊंगा ठंडे वाले से। ध्यान रखना किससे कराएंगे, ठंडे वाले से KMnO4 से क्रिया कराएंगे तो ये ऑक्सीकारक है, इसको काय में कन्वर्ट कर देगा, ग्लाइकोल में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लाइकोल में। डी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बाकी की CH3CHO नहीं देगा। ठीक है, CH3COOH भी नहीं देता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इथिलीन ग्लाइकोल इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा हम। बैक्स स्टीरॉयड और कुछ विटामिन जैसे A, D, E और K नीचे सूचीबद्ध जैव अणुओं में से एक से बने होते हैं, इसे पहचान कीजिए। बैक्स स्टीरॉयड एंड सम विटामिन लाइक विटामिन A, D, E एंड K आर मेड अप ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग
बायोमोलिक्यूल्स लिस्टेड बिलो आइडेंटिफाई। फर्स्ट ऑप्शन न्यूक्लिक एसिड, सेकंड ऑप्शन पॉलीशुगर, थर्ड ऑप्शन मोनोशुगर, फोर्थ ऑप्शन है लिपिड। याद रखना विटामिन ए डी ई के फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं क्योंकि ये फैट से बने होते हैं। और ध्यान रखना वैक्स स्टीरॉयड ये सब क्या होते हैं, ये सभी लिपिड होते हैं। लिपिड बोलते हैं फैट को, लिपिड किसे बोलते हैं, फैट को। क्लियर। न्यूक्लिक एसिड कौन कौन सी होती हैं, डीएनए और आरएनए। पॉलीशुगर कौन कौन सी होती हैं, स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। मोनोसोगैराइड कौन कौन सी होते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज होते हैं। ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा हम। ऐसा सामान्यतः देखा गया है कि लवण जल में विघटन पर हमेशा उदासीन विलयन नहीं बनाते, लेकिन जल अपघटन के कारण अम्लीय अथवा क्षार विलयन देते हैं। एक दुर्बल अम्ल और एक प्रबल क्षार के लवण का जल अपघटन स्थिरांक क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन के एच बराबर अंडर रूट ऑफ के डब्ल्यू बटे के ए इंटू के बी। सेकेंड ऑप्शन के एच बराबर के डब्ल्यू बटे के बी। थर्ड ऑप्शन के एच बराबर के डब्ल्यू अपॉन के ए। फोर्थ ऑप्शन है के एच बराबर के डब्ल्यू अपॉन के ए इंटू के बी। याद रखना इस क्वेश्चन को करने के लिए हमेशा याद रखना, जब भी बीक एसिड दिया होगा तो बीक एसिड के लिए हमेशा उसका अम्ल डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या आएगा, के ए। तो याद रखना के एच बराबर क्या होगा, जल अपघटन स्थिरांक के एच बराबर होता है के डब्ल्यू बटे के ए। के ए किसके लिए आएगा, बीक एसिड के लिए। यदि यहाँ पे मैं कह देता बीक बेस, तो बीक बेस के लिए क्या आएगा, के डब्ल्यू अपॉन के बी। क्लियर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, सी इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा हम। ग्राम प्रति लीटर में NaOH की क्षमता क्या है यदि इसका 24 मिलीलीटर ब्यूरेट विलयन के रूप में लिया गया फेनेप्थलीन संकेतक की उपस्थिति में 20 मिलीलीटर 1/10 ml ऑक्जेलिक अम्ल को पूरी तरह से निष्प्रभावी कर देता है। तो अम्ल की यहाँ पर शक्ति पूछी है। ठीक है। तो अम्ल की शक्ति का सूत्र क्या होगा, ग्राम प्रति लीटर। ठीक है। तो ग्राम यहाँ पर कितनी वैल्यू दी गई है, NaOH की क्षमता निकालनी है अपन ने, तो ग्राम प्रति लीटर में निकालनी है। इसका बेस्ट ऑप्शन क्या दिया, 10.495 ग्राम प्रति लीटर। सेकंड ऑप्शन दिया है 20.992 ग्राम प्रति लीटर। थर्ड ऑप्शन दिया है 6.664 ग्राम प्रति लीटर। और फोर्थ ऑप्शन दिया है 8926 ग्राम प्रति लीटर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, 6.664 ग्राम प्रति लीटर। ठीक है। ये ऑक्जेलिक अम्ल की शक्ति निकालने का सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बेंजीन एक सुगंधित हाइड्रोकार्बन है जिसे पेट्रोलियम रिफाइनरी से प्राप्त किया जाता है और इसके अनेक उपयोग होते हैं। इसकी समतली षटकोणीय संरचना है। बेंजीन के एक अणु में सिग्मा एवं पाई बंधों का अनुपात क्या होगा। बेंजीन इज एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पेट्रोलियम रिफाइनरी एंड हैज multifarious used. It has a planar hexagonal structure. What is the ratio of sigma to pi bond in a molecule of benzene? याद रखना बेंजीन में पाई बॉन्ड होते हैं 3। ठीक है। पाई बॉन्ड कितने होते हैं 3, और सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं 12। तो इन दोनों का अनुपात देखा जाएगा तो कितना आएगा, 3 × 3 3 चौके 12, एक मतलब 1:4। या यदि हम बात करेंगे किसकी, पहले सिग्मा बॉन्ड होंगे तो 4 पहले आएगा और पाई बॉन्ड बाद में आएगा। तो क्या आएगा, ए इज करेक्ट होगा। ठीक है। तो क्या आंसर होगा, 4:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। गेहूं में अर्धमोनी किस्म, सॉरी बायो का क्वेश्चन है। इस सेमी गेहूं में अर्धमोनी लंबाई किस्मों का विकास किसके द्वारा किया गया था, नॉर्मन फ्रीमैन के द्वारा, नॉर्मन फोस्टर द्वारा, नॉर्मन रीडम द्वारा, नॉर्मन ई बोरलॉग द्वारा। इसका जो याद कर लेना डायरेक्ट, गेहूं में अर्धमोनी किस्म का विकास किसने किया था, नॉर्मन फ्रीमैन के द्वारा किया गया था। तो क्या आंसर होगा इसका, ए इज करेक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। निम्न में से कौन सा एक गुणधर्म गैस को संघनित पदार्थ से भिन्न करता है। फर्स्ट ऑप्शन गैसें उत्प्लावी बल लगा सकती हैं। सेकंड ऑप्शन गैसों का कोई रंग नहीं होता। थर्ड ऑप्शन गैसों में प्रवाहित होने की क्षमता होती है। फोर्थ ऑप्शन गैसें मुक्त सतह नहीं बना सकती। तो क्या क्या है क्वेश्चन में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज मेक्स ए गैस डिफरेंट फ्रॉम कंडेंस्ड मैटर इज। तो क्या करेक्ट आंसर होगा इसका, गैसें मुक्त सतह नहीं बना सकती। इसका डी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम।
तेल और वसा पौधों के बीज और जानवरों से प्राप्त किए जाते हैं। निम्न में से कौन सा एक कथन तेल और वसा के लिए सही नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन, डालडा की परिष्कृत तेलों के हाइड्रोजन कण द्वारा निर्मित होते हैं। सेकंड ऑप्शन, खाद्य वसा और तेलों का प्रमुख संघटक ट्राइग्लिसराइड होता है। थर्ड ऑप्शन है, घी में 62% संतृप्त वसा होती है। और फोर्थ ऑप्शन है, वनस्पति तेलों का पीएच लगभग 7 से अधिक होता है। याद रखना, वनस्पति तेलों का पीएच 7 से अधिक नहीं होता है, क्योंकि ये फैटी एसिड होते हैं और अम्ल के पीएच हमेशा क्या आएगा? 7 से कम ही होता है। तो क्या आंसर होगा इसका? डी इज करेक्ट होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन में पूछा है सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं होगा? डी दिल्ली इज सही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ब्रोंस्टेंट व लोरी का अम्ल क्षार सिद्धांत प्रोटॉनों को आदान प्रदान पर आधारित होता है। इस सिद्धांत का उपयोग करते हुए निम्न उदासीनीकरण अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। ठीक है, जैसे H2CO3 प्लस NH2, सेकंड ऑप्शन NH4 नेगेटिव CO3 नेगेटिव, NH4 प्लस CO3 डाई नेगेटिव, NH2 प्लस CO3 डाई नेगेटिव। याद रखना इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? NH4 प्लस CO3 नेगेटिव डाई नेगेटिव NH4, ठीक है, का होल ट्राई और CO3, इसी को बोलते हैं अमोनियम कार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमोनियम कार्बोनेट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी दिल्ली इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल्केन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में Cl2 के साथ अभिक्रिया कर प्रतिस्थानिक उत्पाद देते हैं जिनका औद्योगिक महत्व है। निम्न दिए गए एल्केनों में से कौन सा एक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में Cl2 के साथ अभिक्रिया कराने पर केवल एक प्रकार का मोनोक्लोरो एल्केन बनाएगा? फर्स्ट ऑप्शन आइसोब्यूटेन, सेकंड ऑप्शन पेंटेन, थर्ड ऑप्शन आइसोपेंटेन, फोर्थ ऑप्शन नियोपेंटेन। याद रखना, हमें नियोपेंटेन का सूत्र क्या होगा? ये हमारा C है, यहाँ पर CH3 होगा, नीचे भी CH3 होगा, यहाँ पर भी CH3 होगा, यहाँ पर भी CH3 होगा। ये हमारा क्या है? नियोपेंटेन है। चाहे क्लोरीन यहाँ पर जुड़े, चाहे यहाँ पर जुड़े, चाहे यहाँ पर जुड़े, चाहे यहाँ पर जुड़े, सभी में केवल और केवल एक ही प्रकार का मोनोक्लोरो डेरिवेटिव देता है, अन्यथा नहीं। आइसोब्यूटेन तो 2 प्रकार का देगा, इसी प्रकार से पेंटेन 3 प्रकार के दे सकता है, आइसोपेंटेन भी दे सकता है 3 प्रकार के। लेकिन जो नियोपेंटेन होगा, जिसमें केवल टर्सरी फोर्थ कार्बन होगा, वो केवल और केवल एक ही प्रकार का मोनोक्लोरो व्युत्पन्न देता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नियोपेंटेन इज करेक्ट। ठीक है, तो हमारा ये पेपर कंप्लीट होता है।